दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुनिए सच आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए। कांग्रेस में बढ़ा घमासान, चिदंबरम ने कहा जमीन पर कमजोर है कांग्रेस। कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव से पहले कुक्कर से अलग हुई कांग्रेस। भ्रष्टाचार के आरोपी मेवाराम को नीतीश ने बनाया शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश गजब है, शिवराज ने किया गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान। बंगले का किराया न देने के मामले में फंसे कोश्यारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त हो चला है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन यही है कि अगर हमें अपना लोकतंत्र बचाना है तो मीडिया को बचाना होगा, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। अगर वो सही ढंग से काम करेगा तभी लोकतंत्र काम करेगा, और मीडिया तभी बचेगा जब स्वतंत्र पत्रकारिता बचेगी। गोदी मीडिया से लड़ने के लिए, दुष्प्रचार से, प्रोपेगंडा से लड़कर सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के लिए, ऐसे में जरूरी है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आएं, उसकी ताकत बने। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि पत्रकारिता के उसूलों पर चल रहे सत्यहिंदी.com को आपका ये सहयोग, समर्थन और प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कपिल सिब्बल की पार्टी की नीतियों पर की गई आलोचना के चलते कांग्रेस के अंदर मचे घमासान में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव और उपचुनावों के नतीजों से साफ है कि कांग्रेस की जमीन पर कोई संगठनात्मक मौजूदगी नहीं रह गई है या फिर वो बहुत कमजोर हो गई है। चिदंबरम ने कहा कि बिहार के नतीजे दिखाते हैं कि CPI-ML और AIMIM जैसी छोटी पार्टियां भी ग्रास रूट लेवल पर खुद को मजबूत करके अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। उन्होंने कहा विपक्षी गठबंधन वोट चाहे जितने भी हासिल कर ले, बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने के लिए हमें जमीन पर जाकर खुद को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने अपनी संगठन की शक्ति से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ लिया था। कांग्रेस को ऐसी 25 सीटें दी गई थी जहां की शक्ति से ज्यादा, जहां से बीजेपी और उसके सहयोगी 20 सालों से जीत रहे हैं। कांग्रेस को उन सीटों को लेने से इनकार कर देना चाहिए था। पार्टी को बस 45 उम्मीदवारों को उतारना चाहिए था। बता दें कि बिहार में हार के बाद से ही कांग्रेस में टकराव और अंतर्कलह का दौर शुरू हो चुका है। सिब्बल द्वारा कांग्रेस की आलोचना करने के बाद गहलोत, सलमान खुर्शीद और फिर अधीर रंजन चौधरी ने भी उन पर हमला किया है। अधीर रंजन ने तो यहां तक कह दिया कि या तो किसी और पार्टी में चले जाइए या अपनी पार्टी बना लीजिए। तो बिहार चुनाव और उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कपिल सिब्बल ने वो कांग्रेस का वो विवाद फिर से खोल दिया, वो चर्चा फिर से खोल दी जिस पर पर्दा डालने की कोशिश हाईकमान शुरू से कर रहा है। आपको याद होगा कि अगस्त में 23 कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी और हाईकमान को उसके बाद CWC की मीटिंग बुलाकर उस पर चर्चा करनी पड़ी थी। कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी और आगे का कार्यक्रम भी बना था। कुछ परिवर्तन भी संगठन में किए गए थे। संगठन के चुनाव करवाने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन ये जो मुख्य मुद्दे हैं कि पार्टी के अंदर संवाद नहीं है, बातचीत नहीं है और जिन्होंने चिट्ठियां लिखी थी उनको किनारे किया गया है, और जो जिन समस्याओं से जो पार्टी जूझ रही है उनको सही ढंग से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर तमाम तरह की कमजोरियां नजर आ रही हैं और जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। तो विभिन्न नेताओं ने इस प्रश्न को उठाया है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस में अक्सर होता है कि जब भी कोई हाईकमान की तरफ उंगली उठाता है, पार्टी के चाल चलन पर उंगली उठाता है, तो उसे तुरंत ही विद्रोही घोषित कर दिया जाता है, दूसरी पार्टी का एजेंट घोषित कर दिया जाता है, उसके खिलाफ चापलूस ब्रिगेड मोर्चा खोल देती है। यही
23 नेताओं के खिलाफ भी हुआ, और अभी जब कपिल सिब्बल ने ये किया तो उनके खिलाफ भी गहलोत, सलमान खुर्शीद वगैरह ने मोर्चा खोल दिया। और अधीर रंजन चौधरी तो हद से भी आगे निकलते हुए ये बोल बैठे कि उन्हें या तो अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए या किसी और पार्टी में चले जाना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आंख से आंख मिलाकर कांग्रेस को बात करनी चाहिए, उनके समाधान ढूंढने चाहिए, लेकिन ये आपस में गुत्थम गुत्था शुरू हो जाता है और मुख्य मुद्दे किनारे ही रह जाते हैं। चिदम्बरम साहब ने जो कहा है वो अपनी जगह पर 100% सही है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है, वहां उसकी पैठ कमजोर होते होते अब ना के बराबर रह गई है, और यही विभिन्न चुनावों में देखने को आ रहा है। लेकिन क्या इसका एहसास पार्टी के हाईकमान को है, पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को है, और अगर है तो वो कुछ करता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस में ये घमासान बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितनी नाकामियां होंगी, जितनी असफलताएं होंगी, उतना पार्टी में असंतोष बढ़ेगा, और अगर पार्टी को सुधारने की कोशिश नहीं हो रही है तो जाहिर है कि इस असंतोष को लगाम लगाना इस पर मुश्किल होगा। तो देखना यह है कि हाईकमान अब क्या करता है। एक बैठक हो चुकी है बिहार चुनाव के बाद, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया है। कांग्रेस हाईकमान ने कुछ फैसले किए हैं या नहीं किए हैं उनके बारे में भी पता नहीं चला है, लेकिन साफ है कि बिहार में जो रणनीतिक भूल कांग्रेस ने की है और जिसकी वजह से वहां महागठबंधन सरकार बनाने में असफल रहा है, इसने कांग्रेस हाईकमान की एक और कमजोरी को उजागर कर दिया है। और जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये टकराव, घमासान, अंतरकलह और बढ़ता जाएगा अगर पार्टी ने उन मुद्दों को एड्रेस करना शुरू नहीं किया, उन पर काम करना शुरू नहीं किया। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में न तो कोई विदेशी दखलंदाजी स्वीकार की है और न ही कभी करेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और पूछा कि जिस पीडीपी की वे आलोचना कर रहे हैं उसके साथ मिलकर उसने जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों बनाई थी। वहीं अब कांग्रेस ने आगामी जिला विकास परिषद चुनाव में पीडीपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का भी फैसला कर लिया है। रिपोर्टों के मुताबिक डीडीसी चुनाव के दूसरे फेज के लिए त्राल, लरनू, तंगधार और किल्लर में कांग्रेस उम्मीदवारों ने पर्चे भर दिए हैं। खबर है कि इससे पहले गुपकर गठबंधन में शामिल पार्टियों ने फैसला किया था कि यहां पर सिर्फ पीडीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि अमित शाह ने गुपकर गठबंधन को निशाने पर लिया था और उसको गुपकर गैंग कहा था। इसके साथ ही शाह ने कहा था कि गुपकर गठबंधन में शामिल पार्टियां जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहती हैं। तो अमित शाह ने अटैक किया था और ऐसा लगता है कि कांग्रेस डिफेंसिव हो गई है, क्योंकि गुपकर गठबंधन में वो शामिल हुई थी और उसने जो डीडीसी के चुनाव हैं उनमें लड़ने के लिए आपसी तालमेल पर भी बात शुरू की थी। तो लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने अटैक किया, उसे गुपकर गैंग का नाम दे दिया और ये भी कह दिया कि विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप चाहता है ये, तो कांग्रेस थोड़ा डिफेंसिव मूड में आ गई, बचाव की मुद्रा में आ गई। उसे लगा कि कश्मीर में अगर वो इन पार्टी के साथ शामिल होती है, इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, तो बाकी देश में बीजेपी को ये प्रचार करने का मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस भी वहां के इस गुपकर तथा कथित गैंग में शामिल है। तो ये दुष्प्रचार से शायद बचने के लिए कांग्रेस ने ये फैसला किया है। कहना मुश्किल है कि ये फैसला सही है या गलत है, लेकिन कांग्रेस का ढुलमुल रवैया इससे सामने आता है कि वो अक्सर तय नहीं कर पाती कि उसे किस दिशा में कितना आगे बढ़ना है, और जब भी अटैक होता है तो एकदम से वो रक्षात्मक मुद्रा में आ जाती है। गुपकर गठबंधन के बारे में जो भी अमित शाह ने कहा वो निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। एक राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत वही कर रहे हैं, उसमें अगर पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, आपस में तालमेल कर रही हैं, तो आपकी बौखलाहट क्या है, आपकी तिलमिलाहट क्या है? क्या आपको ये डर सता रहा था कि इन पार्टियों के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी के लिए वो जगह नहीं बचेगी?
क्योंकि जाहिर है कि बीजेपी इन चुनाव के जरिए घुसना चाहती है, अपनी पैठ बनाना चाहती है और कश्मीर को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। लेकिन वो पूरी योजना, वो पूरी जो बनाई हुई है योजना, वो इससे नाकाम होती दिख रही थी और इसीलिए अटैक का फैसला बीजेपी हाईकमान ने किया और अमित शाह ने ये अटैक किया। लेकिन ये नुकसान करेगा कश्मीर की राजनीति का, और केवल बीजेपी को अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, उसे कश्मीर में नॉर्मलसी कैसे आए, सामान्य हालात कैसे बहाल हो, इस पर काम करना चाहिए। अगर राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उसमें लोग शामिल हो रहे हैं, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों से लिप्त है जो पार्टी, जो नेतृत्व, वो उतनी दूर तक नहीं देख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसके और बुरे परिणाम आगे चलकर क्या क्या हो सकते हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हस्तक्षेप करने के लिए आगे भी आ सकती हैं, क्योंकि हालात बिगड़ते रहे और जिस तरह से 5 अगस्त 2019 से लगातार वहाँ स्थितियां बनी हुई हैं, वो बहुत ही दर्दनाक हैं, बहुत ही डराने वाली हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण करते ही विवाद शुरू हो गया है। उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लग रहे थे, उन्हें शिक्षा मंत्री उन्होंने बना दिया है और इस वजह से विवाद शुरू हो गया है। मेवालाल चौधरी पर 3 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और सुशील मोदी ने तो उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने ये मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। मेवालाल चौधरी तारापुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक चुने गए हैं। आरजेडी ने उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए कहा है, नीतीश कुमार ने भ्रष्ट जेडीयू विधायक मेवालाल को मंत्री पद दिया है। यह नीतीश कुमार का दोहरा मापदंड है, जो स्वयं भ्रष्टाचार के 60 मामलों के मुखिया हैं। ये व्यक्ति कुर्सी के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहते हुए सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिकों की नियुक्ति में घपला किया था। तत्कालीन राज्यपाल रामनाथ कोविंद की अनुशंसा पर भागलपुर के सबौर थाने में मेवालाल के खिलाफ 20 फरवरी 2017 को मामला दर्ज किया गया था। नियुक्ति में कथित अनियमितता से जुड़ी कई शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल ने उनके खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। उस समय बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने कहा था, हम उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हैं। यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम सदन में ये मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अब मोदी भी चुप हैं और उनकी पार्टी भी चुप है। तो ये कमाल की बात है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों साफ सुथरी सरकार और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं, लेकिन मेवाराम चौधरी जैसे दागी व्यक्ति को वो मंत्रिमंडल में शामिल करने से नहीं हिचकिचाते हैं। मेवालाल चौधरी का इतिहास हमने आपको बता दिया, अतीत बता दिया। अब राष्ट्रपति के स्तर पर अगर उनके खिलाफ जांच हुई है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन मामलों में, इन आरोपों में कितनी गंभीरता होगी। खुद नीतीश कुमार ने उन्हें अपने कैबिनेट से दफा कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी सुशील मोदी ने, लेकिन अब बीजेपी भी चुप है और जेडीयू तो चुप है ही। तो आखिरकार मेवाराम चौधरी से नीतीश कुमार का ये रिश्ता क्या है? वो क्यों मेवाराम चौधरी को शिक्षा मंत्री जैसे पद पर बैठा रहे हैं? क्या इसकी क्या कोई खास वजह है? खुद नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं। उन पर विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि सृजन घोटाला में उनका नाम है, और भी कई ऐसे घोटाले हैं जिनसे उनको जोड़कर देखा जाता रहा है। तो क्या ये घोटालेबाजों से उनके संबंध का परिणाम है कि मेवालाल चौधरी अब राज्य में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं? तो ये पूरी सरकार के भविष्य के बारे में और उसके चाल चलन के बारे में एक संकेत मिलता है कि नीतीश कुमार की सरकार जैसे पहले काम कर रही थी, जैसे एक सुशासन का और एक सदाचार का पर्दा तान कर उसके पीछे तमाम तरह की गड़बड़ियां छिपाई जा रही थी, वैसा ही अभी भी चलता रहेगा। वैसे ही भ्रष्टाचारी और जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेता हैं उनके मंत्रिमंडल में जगह संभालेंगे और वो सिलसिला बाकायदा चलता रहेगा। तो ये चिंता की बात है, लेकिन राज्य सरकार
पर अब विपक्षी दल भी हावी होंगे और चूंकि नीतीश अलोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही अलोकप्रिय हो चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद जरूर मिल गया है बीजेपी की कृपा से या बीजेपी का वादा था इसलिए, लेकिन उनकी जो अलोकप्रियता है वो अब और बढ़ती जाएगी और ख़ास तौर से इस तरह के फैसले से उस पर बहुत असर पड़ेगा। अगली खबर लेते हैं। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए एक विभाग या मंत्रालय नहीं बल्कि एक पूरी कैबिनेट होगी। इस फैसले से सवाल उठता है कि बीजेपी के 15 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद क्या गायों का कुछ नहीं हुआ? गायों की चिंता क्यों की जा रही है इतनी? उनकी हालत क्या इतनी दयनीय है? गौ संरक्षण के लिए क्या केंद्र सरकार की योजनाएं नाकाफी साबित हो रही हैं? इसके लिए मध्य प्रदेश में पूरी कैबिनेट बनाने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई है? बताया जा रहा है कि कैबिनेट में कई विभागों को शामिल किया जाएगा। इस कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के मौके पर आगर मालवा में बनाए गए गौ अभयारण्य में रखी जाएगी। ये त्योहार खासतौर पर भगवान कृष्ण और गायों की पूजा के लिए मनाया जाता है। मध्य प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार ने यह फैसला गायों की क्षमता और मौजूद संसाधनों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने के लिए लिया है। गौ कैबिनेट में जो विभाग शामिल किए गए हैं उन सभी का सरोकार गायों से है। उनमें पशुपालन विभाग, वन विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल हैं। ये सभी 6 विभाग गायों के संरक्षण को लेकर सामूहिक रूप से फैसला करेंगे। वैसे बीजेपी गायों के नाम पर किस तरह की राजनीति करती है, ये प्रधानमंत्री के बयान से भी साफ होता है। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओम और गाय सुनते ही कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से देश 16वीं सदी में लौट जाएगा। तो 16वीं सदी में लौटने की तैयारी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और उनके बीजेपी शासित राज्यों में भी जिस तरह की हलचलें चल रही हैं, जिस तरह के एजेंडे पर काम हो रहा है, जिस तरह की बयानबाजियां होती हैं, उनसे साफ लगता है कि आगे की दृष्टि नहीं है, आगे बढ़ने की दृष्टि नहीं है। पूरा मसला जो है, मामला पूरे गाय गोबर और गोमूत्र तक सिमट कर रह गया है। चिंता केवल गायों की हो रही है। गायों की चिंता करने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गायों पर ही सारी चिंता आ जाए तो ये चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि और भी जानवर हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। वो भी जो पशुधन आता है उसमें शामिल हैं, तो उनकी भी संवर्धन और वृद्धि के बारे में सोचा जाना चाहिए। खास और इसके अलावा तो ये तो है ही कि जो प्रदेश की जो गरीब जनता है, आदिवासी जनता है, दलित है, उनके बारे में इतनी गंभीरता से कभी कोई कैबिनेट नहीं बनाया गया, उनके बारे में सोचा नहीं गया। महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में बद से बदतर हुई है। सबसे ज़्यादा मामले उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए कोई स्पेशल कैबिनेट नहीं होना चाहिए? क्या सबसे प्राथमिकता में महिलाएं नहीं हैं, गाय हैं? तो ये सोचा जा सकता है कि क्या मानसिकता है। दरअसल मानसिकता ये है कि एक हिंदुत्व का झंडा बरदार बनने की कोशिश है। लगातार ये कोशिश हो रही है कि गाय के नाम पर हिंदू वोट बैंक को एकजुट किया जाए। ये गाय की चिंता नहीं है, दरअसल वोटों की चिंता है, जो गायों की चिंता के लिए बीजेपी मजबूर हो रही है, या बीजेपी ये दिखा रही कि वो गायों के लिए सचमुच में बहुत चिंतित है। तो बहुत स्पष्ट है कि गायों की कैबिनेट बनाना, हालांकि ये बहुत ही मजाहिया किस्म का कदम है। ये इसमें गंभीरता ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि आखिरकार गायों के विकास के लिए, गौधन के विकास के लिए ये पूरे 6 मंत्रालय एक साथ जुटेंगे तो वो कौन सी क्रांति करने जा रहे हैं? क्या पशुधन इतना बढ़ा देने जा रहे हैं कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए? या ये जो कंसेप्ट है बीजेपी का कि पशु संपदा बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये 15 साल से जो शिवराज सिंह चौहान वहाँ सत्ता में थे और अब फिर से अभी वापस आ गए हैं, तो इतने सालों में आखिरकार क्या किया इस सरकार ने कि ये नौबत आ रही है कि अब फिर से गायों के लिए सोचना पड़ रहा है, 6 मंत्रालय लगाने पड़ रहे हैं। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगलों का किराया वसूलने के मामले में बुरी तरह फंस चुके महाराष्ट्र के
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उनकी याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं है और ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है क्योंकि उनका पक्ष नहीं सुना गया। इसके अलावा राज्यपाल होने के कारण उन्हें संविधान द्वारा अदालती कार्रवाई से संरक्षण दिया गया है, इसलिए उनके खिलाफ ये मामला नहीं चलना चाहिए। दरअसल ये मामला उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी आवास के बाजार दर पर किराया अदा करने का है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बाजार दर पर सरकारी आवास का किराया वसूलने का आदेश दिया है। कोश्यारी को भी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मिले सरकारी आवास का किराया देने के मामले में हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ था, मगर उन्होंने किराया नहीं भरा। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है, बल्कि एक सामान्य बन गया है, शिष्टाचार बन गया है कि जो पूर्व नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री होते हैं वो सरकारी आवासों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। उसके किराया, बिजली पानी के जो भुगतान है वो भी नहीं करते हैं। और ये भगत सिंह कोश्यारी भी उन्हीं में से एक नज़र आ रहे हैं। अब राज्यपाल होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, राज्यपालों के खिलाफ मामला नहीं चलाए जा सकते हैं, उसकी दुहाई देते हुए ये हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्हें ये लज्जा नहीं आ रही है कि एक तो उस सरकारी बंगले को उन्हें खाली कर देना चाहिए, उन्हें अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। अगर रखे हैं तो फिर हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए उसके किराए का भुगतान करना चाहिए। लेकिन ये तमाम जो नेता हैं ये मुफ्त के माल खाने के आदी हो जाते हैं और मुफ्त में मिली चीज़ को हजम भी कर देना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको देश की संपत्ति नहीं निजी संपत्ति बना लेने पर आमादा रहते हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी उसी जमात से आए हुए लगते हैं और उनके राज्यपाल की भूमिका के रूप में भी आप जानते हैं कि किस किस तरह के गुल वो खिला चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस को तड़के ही शपथ दिलवाने का करिश्मा भी वो कर चुके हैं, कंगना रनौत के हौसले बढ़ाने का, और तमाम तरह की हरकतें भगत सिंह कोश्यारी करते रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार को हिलाने डुलाने गिराने के अभियान में भी वो जुटे हुए हैं। तो खैर ये तो दूसरी चीज़ है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि वो उस आवास पर कब्जा करके क्यों बैठे हुए हैं, उसे उन्हें छोड़ देना चाहिए और नहीं तो जो हाई कोर्ट ने कहा है उसके हिसाब से उसका किराया उन्हें भर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की खास खबरें। उम्मीद है कि आपको इनका विश्लेषण अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।